कार्यक्रम में हमारी राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू के प्रिंसिपल साहब दिलीप सिंह जी पूनिया, हमारे आयोजन सचिव डॉक्टर दिनेश कुमार चारण जी, डॉक्टर सुरेंद्र डी सोनी जी, मैम टिंकल शर्मा, मेरे विद्वान साथियों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में मुझे दिनेश जी द्वारा और सुरेंद्र जी द्वारा एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है कि मैं अपने अनुभव साझा करूँ आप लोगों के साथ में। मैं बहुत कम समय में कोशिश करूँगा अपनी बात आप लोगों के साथ में रख सकूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आज हम लोग इतिहास की रचना और पुरातात्विक अन्वेषण के ऊपर परिचर्चा करेंगे। मैं बात जब लोहिया कॉलेज की है तो सर चूरू से बात को प्रारंभ करना चाहूँगा। मैं दो ऐसे उदाहरण आपके सामने रखूँगा जो अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। 2006 की बात है, मैंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जॉइंट डायरेक्टर जनरल बिस साहब से बात की कि सर मैंने बहुत देखा लेकिन चूरू में मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा जहाँ किसी ने काम किया हो, कुछ पैलियोलिथिक पीरियड या पाषाण काल के अवशेष मिलते हैं। तो बिस साहब ने एक बहुत बड़ा प्रश्न किया मुझसे, बोले मदन आप गए थे? मैंने कहा सर मैं तो नहीं गया। बोले बिस तो गया था? मैंने कहा सर ये तो आपको पता होना चाहिए, मेरे को तो नहीं पता। बोले नहीं बिस तो गया नहीं मदन गया, तो फिर गया कौन? आर्कियोलॉजिस्ट गए होंगे, जाते भी हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी को मदन मैं आज आपको दे रहा हूँ, चूरू के ऊपर काम आपको करना है, क्यों नहीं मिलता आप देखोगे इस बात को। तो मेरा उनसे एक छोटा सा जिज्ञासा प्रश्न ये था कि सर मरुस्थल का एरिया है, कहाँ क्या मिलेगा हमें? तो उन्होंने कहा कि नहीं आप जाओ तो सही, आप गए ही नहीं, आप पहले कह रहे हो कुछ नहीं मिलता। और हमने 2006-07 में परियोजना बनाई। हमने चूरू जिले का सर्वेक्षण करने का निश्चय किया और बहुत उत्साहित परिणाम हमारे को मिले, उसमें कोई दो राय नहीं। हमने मरुस्थल के क्षेत्र में, जिसमें ये कहा जा रहा था कि जगह जगह रेत के टीले हैं, आपको जनजीवन के बारे में कैसे जानकारी मिलेगी, वहाँ हमें आदि मानव के साक्ष्य मिले। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि थी 2008, 9 और 10 में। मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि इस साल हम लोग हड़प्पा सभ्यता की खोज के 100 वर्ष पूर्ण करके विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं। उसके उपलक्ष्य में मैं सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए जितने भी विद्वान हैं उन सबको नमन करता हूँ, विशेषकर डी.वी. लाल साहब, R.S. बिस साहब, अमरेंद्र नाथ जी, V.N. मिश्रा साहब, सिंधे साहब, जिनको हम लगातार 3 दिन से जिनकी परिचर्चा कर रहे हैं। मैं अपने गुरु मुरारी लाल जी को भी नमन करता हूँ, जिन्होंने मुझे स्लाइड बनाया, बहुत कुछ सीखने को मुझे उनसे मिला और आज भी सीख रहे हैं उनसे। हम बात करते हैं इतिहास और पुरातत्व की। इतिहास और पुरातत्व दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, दोनों में मानव अतीत का अध्ययन किया जाता है। इतिहास में ख्यातनाम घटनाओं की चर्चा करते हैं हम लोग, नामधारी व्यक्तियों की चर्चा करते हैं हम लोग, लिपिबद्ध हमें मिलता है, हो सकता है लिखने की शैली उनकी अलग अलग हो, लेकिन पुरातत्व में अज्ञात नामा व्यक्तियों की हम लोग चर्चा करते हैं, उनके बारे में हम लोग जानते हैं, उनके बारे में हम लोग पता करते हैं। ये दोनों विषय एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों विषय एक दूसरे से वो उस क्षेत्र के इतिहास का एक सामान्य जानकारी हमारे पास में होनी चाहिए। मैं यहाँ फील्डवर्क की बात करूँगा। कल मेरे एक साथी चौधरी जी ने पंकज जी से एक सवाल किया था कि साहब हमारे पास में उपकरण नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है, हम उत्खनन कैसे करेंगे, हम अन्वेषण कैसे करेंगे। मैं चौधरी जी के सवाल का जवाब इन शब्दों में देना चाहूँगा। जब भी
हम पुरातात्विक अन्वेषण की या उत्खनन की बात करते हैं, उत्खनन छोड़ दीजिए, एक बार अन्वेषण को ले लीजिए। आप सीमित संसाधनों में भी काम कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको बाजार से कोई विशेष चीज नहीं लानी है। हम जब भी अन्वेषण के लिए निकलेंगे, अनुसंधान के लिए निकलेंगे, तो जो पुरातात्विक स्थल जो है, आपकी पुरानी बस्तियों के जो अवशेष जो मिलते हैं, उनकी हम लोग बात करेंगे। व्यवहारिक पुरातत्व की बात करेंगे। व्यवहारिक पुरातत्व की जो शब्दावली जो है वो विलियम फ्रीमैन प्राकृतिक विज्ञान के लिए लेके आए थे, बाद में हमने पुरातत्व में उसको स्वीकार कर लिया। हम लोग फील्ड में जो काम करने वाले थे उनको फील्ड आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है। ऐसे व्यक्ति को फील्ड आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं हम लोग, जो व्यक्ति जमीन के ऊपरी सतह पर छितरे हुए जो सामान जो है, बर्तनों के ठीकरे हैं, पाषाण उपकरण हैं, या अन्य सामग्री जो मानवकृत बनी हुई है, उनको ग्रामीण अंचल में घूम घूम के एकत्रित किया जाता है और फिर वो अपना विवरण तैयार करता है। ऐसे लोगों को हम फील्ड आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। 19वीं शताब्दी तक ये काम केवल मनोरंजन के लिए होता था, लेकिन 20वीं शताब्दी के बाद में खोज का जो काम जो है वो सुनियोजित और सुव्यवस्थित तरीके से करने लगे हम लोग। व्यवहारिक पुरातत्व के अंतर्गत आप अन्वेषण की बात करते हैं, परिमार्जन की बात करते हैं। अब धीरे धीरे हम लोग उसमें उत्खनन भी जोड़ने लग गए हैं। अन्वेषण के बाद की स्थिति है उत्खनन, जो व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। वहाँ आपको हो सकता है बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। मैं 2 जगह धोलावीरा और राखीगढ़ी के उत्खनन में रहा हूँ, इसलिए मैंने बहुत बारीकी से वो चीज़ बिष्ट साहब और नरेंद्र नाथ जी के नेतृत्व में देखी है। मेरा ये कहना है कि खोज कार्य प्रारंभ करने से पहले जो पुरास्थल आप चयन करने जाएंगे, जो क्षेत्र आप चयन करने जा रहे हैं, उसकी व्यवहारिक जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। और व्यवहारिक जानकारी के लिए आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी बड़ी संस्थान के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको जो है अपने इर्द गिर्द जो सामग्री है उसी का पहले प्रथम दृष्टया उपयोग करना होता है। हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा, मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा निरंतर हमारे जो पुरावशेष जो हैं, हमारी जो पुरानी बस्तियां जो हैं, उनके साथ से नष्ट होते जा रहे हैं। तो जरूरी है कि हम उनको ढूंढकर उनका विस्तृत ब्यौरा तैयार कर लें और उसके बाद में, ताकि आने वाले समय में हम कह सकें कि हमारे पास में इस प्रकार की सभ्यता, इस प्रकार की संस्कृति फला जगह रही है। भूमाफियाओं को देख लो, खनन को देख लीजिए, आप कृषि के नाम पे देख लीजिए, सड़क निर्माण, बांध निर्माण, नहर निर्माण, नगरों का विस्तार, और अब तो मनरेगा अच्छी योजना है, लेकिन जाने अनजाने में मनरेगा के माध्यम से भी हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंच रहा है। हमें इस पर भी देखना होगा, विचार करना होगा। आप जब फील्ड वर्क करना चाह रहे हैं किसी भी क्षेत्र में, तो मेरे सुझाव है आप लोगों को कि आप लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इंडियन आर्कियोलॉजिकल रिव्यू एक वार्षिक रिपोर्ट होती है, उसको आप देख लें। तो आपके जिले के बारे में, आपके राज्य के बारे में, आपके तहसील के बारे में, आप वहाँ आपको ये जानकारी मिल जाएगी पूर्व में किसने किया और क्या काम किया, क्या मिला था। तो एक आधार आपके पास में बन जाएगा। आपके जिला गजेटियर हैं, हर जिले का गजेटियर है, आप उसको खंगाल सकते हैं। इंपीरियल गजेटियर 1905 का है, बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, उसको आप देख सकते हैं। इतिहास और भूगोल की पुस्तकों को आप उठा सकते हैं। समसामयिक पत्र पत्रिकाएं होंगे, उनको ले लीजिए। चूरू जिले की बात हो रही है तो मैं 2 किताबों का नाम लूँगा, एक चूरू मंडल का इतिहास और एक झुंझुनू मंडल का इतिहास। मैंने चूरू मंडल के इतिहास को बार बार देखा कि कहीं से मुझे पुरास्थलों के बारे में कोई जानकारी मिल जाए, कोई हिंट मिल जाए। तो मुझे पुरातन संस्कृति और पर्यावरण के बारे में जरूर जानकारी मिली, उसी को हमने फिर आधार बनाया, आगे काम करने की योजना बनाई थी। अन्वेषण का जो कार्य जो है, फील्ड में जाके जो करने का कार्य जो है, बहुत व्यापक है, बहुत जटिल है। कल गुरु जी बार बार आपको बता रहे थे, मैं कुछ फोटोग्राफ्स में आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं। फील्ड में जाने से पहले आप क्षेत्र विशेष का अध्ययन कर लें।
आप ये भी तय कर लें कि आपको एक विशिष्ट पक्ष को जानना है या संपूर्ण पक्षों को जानना है। आमतौर पे एक आर्कियोलॉजिस्ट जब फील्ड में जाता है तो एक योजना बना के जाता है कि मुझे पुरापाषाण काल को देखना है, मध्यपाषाण काल को देखना है, या संपूर्ण पाषाण काल को देखना है, या आगे ऐतिहासिक काल की जो हड़प्पन सभ्यता है उसके बारे में खोज करनी है, या ऐतिहासिक काल के नगरों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। ये व्यक्ति विशेष पे निर्भर करेगा। हमें तय करना होगा कि हम जिस एरिया में काम करना चाहते हैं वो क्या देखना चाह रहे हैं, क्या ढूंढना चाह रहे हैं। अन्वेषक दल की कल भी बात हुई थी, आज मैं फिर कहता हूँ, आपकी परियोजना पर निर्भर करेगा। आपने उसमें कम से कम 2 सदस्य तो होने चाहिए, या आवश्यकता अनुसार आप विशेषज्ञों को अपने साथ में ले सकते हो। जैसा कल गुरुजी कह रहे थे कि भाई 4 या 5 लोग तो कम से कम हों। इससे ज़्यादा होते हैं तो फिर दिक्कत होती है, परेशानियां बढ़ जाती हैं। हमें उस स्थल या उस क्षेत्र का की जो भौगोलिक स्थिति है उसकी जानकारी गजेटियर से प्राप्त कर लेनी चाहिए, उसके बाद में आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ जब हम फील्ड में जाएं तो हमारे पास में लोकल गाइड जरूर होना चाहिए, स्थानीय पथ प्रदर्शक होना चाहिए। कल 2 घटनाएं गुरुजी ने बताई कि आज एक घटना मैं बताता हूँ आपको। 2001 की बात है, चोमू जगह के पास में हम लोग सानोद के इलाके में काम कर रहे थे। तो हम देखते हैं कि कुछ लोग लाठी और धागा हथियार लेके दौड़े आ रहे हैं। गुरुजी ने कहा कि क्या हुआ। जब वो लोग नजदीक आ गए तो गुरुजी ने बात की, बोले क्या बात है, बोले आप लोग कौन हो। गुरुजी ने जब परिचय दिया हम लोगों ने अपना, तो कहते हैं सब अभी 2-3 दिन पहले गांव में से एक नाबालिग लड़की का अपहरण हो गया था, तो हमने देखा आज फिर आ गए, इसलिए हम दौड़ते हुए जो है आए। तो दिक्कत आती है, इसलिए जिस भी फील्ड में आप जाएं, जिस भी क्षेत्र में आप जाएं, वहाँ के किसी न किसी स्थानीय व्यक्ति को अपने साथ में रखें। ये एक संकेत मात्र है आप लोगों के लिए। और जब जाएं तो यथासंभव कम से कम सामान साथ लेके जाना होगा हमें। अत्यावश्यक, जो बहुत ही आवश्यक हो, जैसे मौसम के अनुसार कपड़े होने चाहिए हमारे पास में पहनने के ओढ़ने के। उस क्षेत्र का मानचित्र हमारे पास में हो, जिसको हम लोग टोपोशिट कहते हैं, हम लोग जिससे अध्ययन करते हैं। एक विवरण पंजिका हमारे पास में हो, हमारे पास में नापजोक करने के लिए मापक हों, आपके फीते हों, वो 3 मीटर का, 5 मीटर, 3 मीटर का, 20 मीटर का, जो भी आवश्यकता हो उसके अनुसार रख लें। एक कैमरा हो, आजकल हमारे पास में सबके पास में मोबाइल है, और मोबाइल के भी बहुत अच्छे कैमरे हैं, तो दिक्कत नहीं है। लिखने के लिए डायरी हो आपके पास में, कुछ कपड़े के, प्लास्टिक के या कागज के थैले हो जिसमें आप सामग्री को एकत्रित करके रख सकें, ताकि सामग्री मिले नहीं, सारी एक जगह नहीं हो जाए। अगर गड़बड़ होगी तो फिर आप कैसे अध्ययन करेंगे, इसलिए अलग अलग बैग रखें, उनमें अलग अलग स्थानों की सामग्री को उसमें रख दिया जाए। कुछ कार्ड बना लिए जाए, उनके ऊपर आप दिनांक, उस स्थान का नाम, उसकी लोकेशन, क्या मिला, ये लिख के उस थैले में डाल दें, ताकि बाद में जब भी काम करें तो वो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और आपका बैग जो है उसमें एक चाकू जो है, एक खुरपी जो है, वो आपके साथ में होनी चाहिए। ये सामान हो। पुरास्थल की हम बात कर चुके हैं कि जहाँ पर मानव के विविध क्रियाकलापों से संबंधित हमें जानकारी मिलती हो, उनको हम लोग पुरास्थल कह रहे हैं। हम मानवीय क्रियाकलापों के आधार पर पुरास्थलों का चयन करते हैं, उनका निर्धारण करते हैं। हो सकता है पुरास्थल आपका बहुत सीमित आकार में हो, ऊंचे टीले के रूप में हो सकता है। हम लोग देखते हैं कि जो आपका प्रागैतिहासिक काल है, उस प्रागैतिहासिक काल के जो पुरास्थल है वो उनमें बहुत छोटा जमाव, कुछ सेंटीमीटर में जमा होता है। कई बार तो 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तक का जमाव मिलता है। इसलिए ऐसे स्थानों को बाद में आप जब भी चिन्हित कर पाएंगे जब आप उनसे संबंधित उपकरणों के बारे में जानकारी रखते हैं। ऐतिहासिक काल का अगर कोई जमाव है, कोई पुरास्थल है, तो 2 या 3 मीटर से लेकर 12 से 15 मीटर तक ऊंचा आपको मिल जाएगा। लेकिन ऐतिहासिक काल में तो उससे भी विस्तृत टीले मिलते हैं, आप लोग जैसा देखते हैं। पुरास्थल से हमें अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करनी होती है। हम गए और जाके घूम के आ गए, उससे काम नहीं चलेगा। आप एक टीले पे गए, उस टीले के ऊपर आपको मानव निर्मित सामग्री के अवशेष जो है, उसमें जो छोड़ी अवशिष्ट सामग्री जिसको हम बोलते हैं, वो आपको बिखरी हुई मिलेगी, छितरी हुई मिलेगी,
उसमें से आपको बहुत सारी सामग्री जो विशेष लगती है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको एकत्रित करना है। तो आपकी जो डायरी है उसमें आप स्थल का नाम, उसकी लोकेशन, अक्षांश और देशांतर के बारे में जानकारी जुटा के उसमें लिखेंगे, कौन से जिले में आता है, कौन सी तहसील में आता है, कौन से ग्राम के तन में आता है, उस टीले का क्या नाम है, उस गांव का क्या नाम है, ये सारी जानकारी आप वहाँ पे एकत्रित कर लेंगे। पुरास्थल का एक संक्षिप्त विवरण तैयार करेंगे कि वो किस काल से संबंधित है, वो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है, ऐतिहासिक काल से संबंधित है, गुफा के रूप में है, टीला है या समतल मैदान बना दिया गया, जो उसकी यथास्थिति उसके बारे में आपको लिखना है उसमें। उसको उसका आकार क्या है, उसकी लंबाई चौड़ाई और लगभग ऊंचाई क्या है, नाप भी नहीं कर पाते हैं तो एक अनुमान लेके हम उसका नापजोख कर सकते हैं। उस क्षेत्र में कौन कौन सी वनस्पति और जीव जंतु प्राप्त होते हैं उनकी सामान्य जानकारी हमारे पास में होनी चाहिए। पेयजल का स्रोत क्या है वर्तमान में, उससे हम प्राचीन का भी एक अनुमान लगा पाएंगे। ये फिर बंद हो गया, नहीं हुआ, हो गया, नहीं हुआ, तो इसको मतलब उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। जी सर, उस टीले की, उस पुरास्थल की वर्तमान स्थिति क्या है, उसको खेत के रूप में तब्दील कर दिया गया है, उजाड़ के रूप में, कैसी स्थिति में, यथास्थिति आपको जो है लेनी है, लिखना है। वहां से जो छोटी सामग्री मिलती है उसको तो आप कलेक्ट कर लेंगे, एकत्रित कर लेंगे अपने बैग में, लेकिन जो भारी भरकम है, जो अचल सामग्री है, उसका हमें नापजोख कर लेना चाहिए, उसकी विशेषताओं को लिख लेना चाहिए। पुरास्थल का स्वामित्व किसके पास में है। एक महत्वपूर्ण बात है पुरास्थल से संबंधित स्थानीय परंपराएं। हम लोग गुरुजी के साथ में जब रॉक पेंटिंग पे, शैलासनों पे काम करते हैं तो हम जहाँ भी जाते हैं तो हमें बहुत सारी लोक परंपराओं के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं, लोक कहावतों के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। अगर पेंटिंग मिल रही है तो या तो उसको बाजना वाटा कहा जाएगा कि साहब ये तो बोलता था, तो वहाँ की परंपराएं क्या हैं उस स्थल से संबंधित, उनको आप नोट करके लाएंगे, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप उसका रेखा चित्र बना सकते हैं, आपके पास में कैमरा है, उसके लिए आप विभिन्न एंगलों पर जो है अलग अलग जगह से उसकी जो है फोटोग्राफी करेंगे और उस डायरी में आपका नाम होगा, आपकी दिनांक होगी, किस दिन आपने काम किया। तो ये डायरी जब आप नोट कर लाएंगे, सामग्री आप ले आएंगे, उसके बाद में घर पे आने के बाद में आपको जब भी मौका मिले तो आप उसको खोल के उसका अध्ययन करके उसके बाद में एक अच्छा खासा विवरण तैयार कर सकते हैं। मैंने शुरू में बात की थी गजेटियर्स की, कुछ इतिहास और भूगोल की पुस्तकों की बात। हम प्राचीन पुस्तकों को पकड़कर उनमें जो उद्धरण जो आते हैं, जैसे बीबीलाल साहब ने महाभारत को लेके अयोध्या में उद्धरण करवाया, ऐसे हेनरिक सलीमैन ने ट्राईनगर की खोज की थी और भारत के संदर्भ में जनरल कनिंघम ने हेनसांग के यात्रा वृत्तांत को पढ़ के बहुत सारे पुरास्थलों को चिन्हित करके उनका उत्खनन करवाया था, हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी। तो हमारी जो छोटी छोटी पुस्तकें जो हैं वो क्षेत्रीय स्तर की हो सकती हैं, राज्य स्तर की हो सकती हैं या भारत के संदर्भ में हो सकती हैं, उनमें भी हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। पढ़ने के बाद में हम उस एरिया के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ एकत्रित करके उन पुरास्थलों को दोबारा से चिन्हित कर सकते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि पुरापाषाण के पुरास्थल जो है हमें वो या तो पर्वतीय क्षेत्र में पहाड़ों के इर्द गिर्द मिलेंगे या उसके पठारी क्षेत्र में तलहटी में मिलेंगे। मध्यपाषाण काल की बात करें, मेसोलिथिक की बात करें तो नदी नालों के किनारे या धीरे धीरे बाद में मैदानी क्षेत्रों की तरफ शिफ्ट होते चले गए थे। ऐतिहासिक काल के जो स्थान जो है आपको नदियों के किनारे विशेष रूप से मिलेंगे, जहाँ पे या मैदानी क्षेत्र में मिलेंगे। आपको ये देखना होगा पुरास्थलों की खोज का जो कार्य जो है वो बहुत सरल कार्य नहीं है अपने आप में। हम पुस्तकों को अगर उठाएं, पुरातत्व से संबंधित पुस्तकों को अगर उठाएं तो दो प्रकार की पद्धति हमें दिखाई देती है, परंपरागत पुरातात्विक पद्धति और वैज्ञानिक पद्धति। परंपरागत पुरातत्व की जो पद्धति जो है अन्वेषण की, उसमें आकस्मिक खोज को ले सकते हैं। जैसे भारत में आपको कॉइन होर्स मिलते हैं जिसको हम लोग मुद्रा निधि कहते हैं, या कॉपर होर्स मिलते हैं,
लास्को और अल्तामिरा की गुफाएं उनके उदाहरण हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास में। हम तलचेन संकेतों से जो है पुरास्थल के बारे में सामान्य जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। और साहित्यिक विवरण हमारे मुख्य आधार हैं। कलिंगम का भी मैंने आपको उदाहरण दिया था। वैज्ञानिक पद्धतियाँ जो हैं वो थोड़ी महंगी हैं और शर्म साध्य भी हैं। आम आदमी की पहुँच वहाँ नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट से या किसी संस्था से प्रोजेक्ट मिले और पैसा ही मिले। अगर हमारी रुचि है, जैसा हम लोग करते हैं गुरु जी के साथ में मिलके, हम सरकार की तरफ नहीं देखते। हमें जब हमारी इच्छा होती है, जब हम सोचते हैं कि हमें काम करना है, तभी एक दूसरे से संपर्क करते हैं और हम निर्धारित एरिया जो हम तय करते हैं उसमें चल देते हैं और अपने हिसाब से अपना काम करते हैं। वहाँ आपके साथ में पाबंदी नहीं है। जब आपके पास में छुट्टियाँ हों, विशेषकर गर्मियों का जो मौसम है उसको हम ज़्यादा महत्व देते हैं। हमने और गुरुजी ने कई बार 50 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा तापमान में काम किया है। एक उदाहरण गुरुजी ने चतुर्भुज नाथ नाला का दिया था। वो 1994-95 की बात है, जब मैं एमए में पढ़ रहा था। मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, एक बात और मैं आज साझा करना चाहूँगा। गुरुजी सामने बैठे हैं, मुझे दिख रहे हैं। 93 की बात है। मैंने बीए किया। बीए करने के बाद में एमए में मैंने एडमिशन लिया। तो एक दिन गुरुजी आते हैं, कहते हैं कि नवंबर में आगरा में एक सेमिनार है, 7 दिन की है। अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हो तो आप चल सकते हो, अपने घर वालों से अनुमति लेके आओ। जिस दिन गुरुजी ने कहा उस दिन हम 40 लोग पूरा बैच तैयार था, हम चलेंगे। लेकिन जब जाने की घड़ी आती है, सुबह 6:30 बजे बस पकड़नी थी, तो शाम को 2-3 मित्र आते हैं, यार कोई नहीं जाएगा, आप भी मत जाओ। मैंने कहा भाई आप जाओ या नहीं जाओ, मैंने गुरुजी से कमिटमेंट किया है, मैं जाऊँ। और दूसरे दिन 2 मित्र मुझे छोड़ने आए गुरुजी के पास बस में। गुरुजी बोले कितने लोग हो? मैं तो अकेला हूँ। बोले अकेला कहाँ है? एक मैं हूँ, एक तू। अरे एक तो मिलकर क्या होते हैं भाई। और मैं गुरुजी के साथ आगरा पहुंचा, 7 दिन रहा। मुझे वहाँ जो माहौल मिला, जो व्यवस्थाएं मिली, जो सीखने को मिला, मैं 2-3 लोगों के नाम विशेष रूप से याद करना चाहूँगा आज। डॉक्टर गिरिराज कुमार जी, डॉक्टर रमेश कुमार पंचोली जी, डॉक्टर VN मिश्रा साहब, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी सेंगर साहब। मुझे याद आता है 1993 में VN मिश्रा साहब पकड़ के ले गए कि चल मैं तेरे को आज आगरा का किला, आगरा का ताजमहल दिखा के लाता हूँ। मैं कैसे भूल सकता हूँ उस चीज़ को। हमें वहाँ से सीखने को मिलता है। दूसरी घटना आगरा से लौटने की बात की है। एक दिन हम एक फील्ड में, एक जगह हम लोग दाखिल के पास काम कर रहे थे जंगल में। गुरुजी कहते हैं भाई हम 5-6 जो लोग थे, बैठो, आपसे एक प्रश्न है। हम देखते हैं साथियों, हम लोग कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, हम लोग पढ़ के आए हैं। हमारे यहाँ माहौल होता है कि BA फाइनल, BSc फाइनल तक आते आते बच्चे की सोच बदल जाती है। वो सोचता है मैं RS बनूंगा, IAS बनूंगा, ये बनूंगा। उसके ख्वाब बहुत ज़्यादा होते हैं। हम सबके भी ख्वाब थे, क्योंकि परिवार में IAS थे। रियल चाचा सब सोच रहे थे कि ये भी चाचा के नक्शे कदम चलेगा, ये भी तैयारी करेगा प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए। गुरुजी से बात हुई, देखो भैया तुम्हें क्या बनना है? हम सब ने कंपटीशन देना है सब। तो कहा ठीक है, कभी इच्छा हो, कभी बोर हो जाओ पढ़ने से, तब मेरे साथ आ जाया करो। नहीं, समय जाया नहीं करना है, आप लोगों को तैयारी करनी। तो उस दिन हमने तय किया कि नहीं IAS नहीं बनना है, हमें तो गुरुजी जैसा बनना है, हमें तो गुरुजी के साथ में काम करना है। हमें तो भारत की जो दबी हुई संस्कृति जो है उसको बाहर निकालना है, उसका अध्ययन करना है। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। हम गुरुजी के साथ में आज भी लगे हुए हैं। मित्रों, हम कॉलेजों में पढ़ाते हैं, हमें बच्चों को तैयार करना चाहिए। कल गुरुजी ने एक उदाहरण दिया कि उनके स्टूडेंट्स जो है जहाँ भारत सरकार की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का उत्खनन होता है, या स्टेट आर्कियोलॉजी करवाती है, या हमारे MS बड़ौदा यूनिवर्सिटी और डेक्कन कॉलेज करवाती है, वहाँ हम बच्चों को भेजते हैं। 2006-07 के बाद जब आलोक त्रिपाठी जी द्वारिका में उत्खनन करवा रहे थे, तो गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली और गवर्नमेंट कॉलेज
नीम का थाना से हमने हमारे स्टूडेंट्स को वहाँ भेजा। उनकी विशेष आग्रह थे कि आप ज़्यादा नहीं तो एक एक दो दो बच्चा तो मेरे पास भेजो ताकि कुछ सीख के जाएंगे। हमारे बच्चों ने द्वारिका में उत्खनन में 3 महीने तक बराबर भाग लिया। ये हम लोग अपने आप को गौरवशाली मानते हैं, भाग्यशाली मानते हैं कि हमें मौका मिलता है, हमारे बच्चों को मौका मिलता है। समय कम है, मैं लोकल गाइड की बात कर रहा था। ये आप देख रहे हैं, ये हरसोरा की पहाड़ी का एक चित्र है, बहुत पुराना है, गुरु जी का खींचा हुआ है। ये ग्वाल बाल जो हैं ये हमारे असली मित्र हैं, ये हमारा सहयोग करते हैं, ये हमें उस स्थान तक पहुंचाने का काम करते हैं जहां तक हमें पहुंचना होता है। लोग कहते हैं कि जहां पहुंचे न रवि वहां पहुंचे कवि, लेकिन मैं कहता हूं जहां आर्कियोलॉजिस्ट पहुंच सकता है, जहां एक पुरातत्वविद पहुंच सकता है, वहां कोई नहीं पहुंच सकता। और उस पुरातत्वविद को राह दिखाने का काम करते हैं ये हमारे लोकल गाइड। आप देख रहे हैं, ये एक एक चप्पे से जो है वाकिफ होते हैं, इसलिए ये वहां तक हमें पहुंचाने का काम करते हैं। मित्रों, लोहिया कॉलेज करवा रही है, इसलिए जरूरी है कि मैं चूरू की बात करूं। हमारे मित्र सुरेंद्र जी सुन रहे होंगे। सुरेंद्र जी, आप ताल छापर के रहने वाले हैं। शुरू में मैंने एक ताल छापर की फोटो आपको दिखाई, अगर आपने देखी होगी स्क्रीन पे। ताल छापर के हीरोइनों की एक फोटो मैंने आपको दिखाई थी। आपके चूरू जिले में सर सुजानगढ़ तहसील में एक गांव है सानन जी, ये फोटो वहीं का है, वहीं की ये ग्रेनाइट चट्टान का है, जिसके ऊपर आप देखेंगे मेरा प्रेशर जहां चल रहा है। ये यहाँ पे वृषभ का बहुत बड़ा अंकन है जो धीरे धीरे फेडेड हो गया है। उसके केवल बैक पोर्शन को जो है आप ठीक ढंग से देख सकते हैं। मैं गया था सर, मुझे वहां समझ में नहीं आया। एक दिन चलेंगे, आपको हम दिखाएंगे। चूरू में जब ये चित्र हमें मिला तो मैं गणेश बेरवाल जी को, लालचंद जी जो मेरे हेड होते थे उस समय, उनको लेके गया। मैं जब भी जंगल में जाता हूं तो मैं किसी न किसी वरिष्ठ साथी को साथ में लेके जाता हूं या गुरुजी को साथ में लेके जाता हूं, क्योंकि जरूरत होती है हमें दिशा निर्देश दे सकें। गणेश बेरवाल जी, लालचंद जी मेरे साथ में थे। सुबह सुबह मैं टहल रहा था, मुझे 2 फ्लक मिले और उनको फ्लक को देख के मैंने कहा ये तो माइक्रोलिथ होने चाहिए, ये तो मेसोलिथिक के होने चाहिए, आसपास में कहीं ना कहीं कुछ मिलेगा। देखो, हम चक्कर काटते रहे 2 घंटे सानन की डूंगरी के चारों तरफ। सानन की डूंगरी में जब हम पहुंचे तो मुझे ये रॉक पेंटिंग मिली और बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि रेगिस्तान के बीच में हमें कहीं दर्शन होते हैं साथी मानव के। तो ये एक देख रहे हैं आप, ग्रेनाइट का बॉर्डर है, उसके ऊपर लाल रंग से जो है वृषभ का अंकन था। ये पीछे का आपको थोड़ा साफ होता है। एक बात बता रहा हूँ, ये जो सानन की डूंगरी है ये तंत्र मार्गियों का बहुत बड़ा केंद्र थी। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ जो मंदिर है आपका जिसको आज आपने खड़ा कर रखा है, ये 9वीं 10वीं का है, हम देख के आए हैं। उसके बाद में बहुत काम हुआ उसके ऊपर। वो एक बालाजी नामक जगह है। हाँ बिल्कुल सर, जी 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 जी। दूसरा ये स्वास्तिक का चिन्ह है वहां पे, जिसको चोर की गुफा बोलते हैं, उसमें है ये स्वास्तिक का चिन्ह। बहुत बड़ी बात है, मेसोलिथिक एज के हैं। और ये आपकी सानन की डूंगरी है। पीछे आपको मंदिर दिख रहा है, उसका बैक साइड का है। और ये हमारे वरिष्ठतम साथी गणेश जी बेरवाल साहब। गणेश जी बेरवाल साहब 80 की उम्र में भी लगभग 76 के हो चुके हैं और आज भी उतने ही ताकत के ऊर्जा के साथ में काम करते हैं जितना एक नौजवान करता है। हम लोग पीछे रह जाते हैं इनसे। ये देख रहे हैं उन बोल्डर्स को। ये विराटनगर का है। हमें, मैंने कहा ना कि स्थान चयन करना है आपको पूरा स्थल का चयन करना है कि क्या देखना है। तो हम जब रॉक पेंटिंग देख रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए किस प्रकार के बोल्डर होंगे, किस प्रकार की पहाड़ी होगी, वहां किस प्रकार का जंगल होगा, और जो बोल्डर मिलेंगे उनमें जो कैविटी जो होगी, शैलाश्रय जो होगा वो किस प्रकार का होगा। एक उदाहरण आपके सामने ये है। ये भी विराटनगर का है। आप देख रहे हैं बोल्डर, हम लोग काम कर रहे हैं। जो एक घटना गुरुजी ने बताई थी कि सामने से जो है एक जर्क आ गया था। शाम को उन्होंने बताया कि ये तो जर्क था, दिन में नहीं बताया। अगर दिन में बताते तो शायद हमारे हौसले पस्त हो जाते।
एक चीज और जोड़ना चाहूंगा इसके साथ में, एक अनुभव साझा करना चाहूंगा। 1998 में भीमभड़क को गुरुजी और लालचंद जी ने ढूंढा, बहुत हाईलाइट हुआ। 2001 में जोधपुर में मुझे रिफ्रेशर करने का मौका मिला और गुरुजी के पद चिन्हों पे चलते हुए मैं भी रोजाना जब मौका मिलता मैं भी साइटों पे बाहर निकल जाता था सर्वेक्षण के लिए। एक दिन भीमभड़क का जो रोक शेल्टर है उससे मैं 2 किलोमीटर आगे चला, वहां मुझे एक बहुत अच्छी मीजोलिथिक साइट मिली। मैंने वापस आके सोहन कृष्ण जी पुरोहित साहब को बताया, प्रोफेसर साहब को, कि सर मुझे आज ऐसा मिला है। तो मुझसे कहते हैं कल मेरे को लेके चलो। मैं डर रहा था, वृद्ध आदमी है, भारी भरकम है, कैसे पहाड़ी में चलेंगे, कैसे वहां तक पहुंचेंगे। मैं वो कहना चाह रहा हूँ कि ऊर्जा देखिए आप। हम 3-4 लोग यूनिवर्सिटी से निकले 2 बजे बाद में और उस स्थान पर पहुंच रहे जहां हम देख के आए। वहां देखते देखते पहली बार उन्होंने उस प्रकार के एविडेंस देखे, बहुत अद्भुत हुए, अंधेरा हो गया। अब जब अंधेरा हो गया तो मैं साहब जब वापस लौट रहे थे काफी अंधेरा हो चुका था और भीमभड़क में जो मंदिर है उसके पुजारी को पता था कि 3-4 लोग इधर गए थे, वापस अभी तक नहीं आए। वो छत पे चढ़ के आवाज दे रहा है कि अगर वापस आ रहे हो तो साइड में हो जाना, साइड में हो जाना, सुअर आ रहे हैं। मेरे पसीने आ गए कि अब कौन जवाब देगा। जवाबदारी बहुत बड़ी बात थी। तो पुरोहित साहब ने पूछा क्या बात है, वो साहब कोई जानवर आ रहा है। और आप सही मानिए 1 घंटे तक मैं उनको उस भीमभड़क के रोक शेल्टर में रोके रखा मैंने, जैसे तैसे करके। और जब वो उधर से दौड़ते हुए निकले तो कहते ये क्या है, साहब ये शहर आपका नजदीक है, सुअर आ गए। अरे जंगली तो नहीं है, इनका नहीं साहब जंगली भी। और क्योंकि अगर मैं ही कह देता जंगली है तो शायद हमारा वहां से उठना मुश्किल हो जाता। उनकी स्थिति ये थी, उनके पसीने आ रहे थे। और जब वहां से चल के जैसे तैसे करके मंदिर तक हम पहुंचे तो पुजारी ने साहब डांट जो लगाई और कहा कि मरने का काम करते हो, किसी को बदनाम करोगे। तो मैंने कहा पुजारी जी आप चुप रहो, आपको नहीं पता क्या चाहिए। बोले मैं कह रहा हूँ ना जंगली जानवर में तो रोजाना यही रहता हूँ। मैंने हाथ जोड़े, अरे वो साहब को मत बताओ यार, निकलने दो, एक बार इनको घर पहुंचने दो। दूसरे दिन मेरे से कहते हैं यार मैंने सही तो बता दें क्या बात है। मतलब आप बता सकता हूँ आपको, क्योंकि अब आप हम लोग भी घर आ गए हो, वो वास्तव में जंगली जानवर बहुत खतरा है। इन गुफाओं में घुसना, इनमें देखना। मैं अभी आपको 2 स्लाइड ऐसी दिखाऊंगा बूंदी की, जिनमें रेंज के अंदर घुसना पड़ता है। वहां उसने पेंटिंग कर रखी है, उसके हम फोटोग्राफी कैसे करते होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप देखना, ये आपके विराटनगर से जो बौद्ध स्तूप के पास से जो हिरण की पेंटिंग मिलती है, अशोक के स्तंभ, अशोक बौद्ध स्तूप के पास से वो है। ये आपकी शंख लिपि है जो विराटनगर शहर में मिलती है। ये कोटपुतली के पास में एक जगह है पूजिका, वहाँ हमें जो है एनग्रेविंग मिली है। अब चितेरे को देखिए जहाँ उसमें लोक कला, लोक खेलों से संबंधित एक चित्र बनाया है। आप इसमें देखिए मेरा कर्सर जहाँ चल रहा है, ये 2 बंदर बनाए हैं चितेरे में, हूबहू वो पानी में या उनकी परछाई डूब पे कैसी दिखाई देगी, ठीक उल्टा चित्र बनाया है। उसकी सोच को देखिए आप, वो क्या सोच रहा है, वो क्या बनाना चाह रहा है, आप इन चित्रों के माध्यम से तय कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये वहीं का एक युद्ध का दृश्य है, कुजेटा का। आप देख सकते हैं कि युद्ध में किस प्रकार के हथियार और किस प्रकार के जानवरों का प्रयोग किया जाता था। किसी के हाथ में, एक हाथ में तलवार है तो दूसरे हाथ में जो है आपकी जो है ढाल है, किसी के हाथ में त्रिशूल है। आप देख रहे हैं ये सीकर जिले में सोनपुरा की पाइका पहाड़ी का एक जनरल व्यू है। इसमें हमें पेंटिंग मिलती है जो गणेश्वर संस्कृति से संबंधित है। ये आप विराटनगर का स्तूप देख रहे हैं। मेरा इसका दिखाने का उद्देश्य ये था, मैंने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि जिस साइट पे आप जाएंगे, जिस पुरास्थल पे आप जाएंगे, बारीकी से उसका अध्ययन करते हुए चीजों को अपनी डायरी में नोट करें। मित्रों, हमारे सीनियर्स ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे पुरातत्ववेताओं ने जो काम किया उस पर हम गर्व करते हैं, उस पर
कोई प्रश्न चिन्ह लगाने का हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है वो टाइपिंग मिस्टेक होगी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। आप तो देख रहे हैं कि इस स्तूप के छत्र को खड़ा करने के लिए जो होल बने हुए हैं ये एक्चुअल में 27, लेकिन साहनी साहब के रिपोर्ट में इनको 26 लिखा गया है। हमने कई बार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अपने साथियों से, अपने सीनियर्स से, विद्वान साथियों से कहा है कि यार आपने जो बोर्ड लगाया, जो पत्थर लगाया, उसके आप ऊपर इसको 27 करो। वो कहते हैं नहीं, जो रिपोर्ट में लिखा है वो लिखेंगे। आपकी रिपोर्ट में 26 गलती से लिखा गया होगा, लेकिन यहाँ 27 दिख रहे हैं। इस प्रकार की त्रुटि हमारे इतिहास में बहुत सारी हैं। हम इतिहास के विद्यार्थियों की, हम लोगों का इतिहास के विद्यार्थी और शिक्षक होने के नाते ये जिम्मेदारी बनती है, समय आ गया है हम उन चीज़ों को पकड़ें, समझें और उनमें सुधार। मैं दो चीज़ रखूँगा। एक आपके स्तूप की वस्तु स्थिति बताई, इसमें पिलर खड़े करने के लिए 27 पिलरों की जगह है, जबकि रिपोर्ट में 26 आ रहा है। कहीं कहीं वो प्रिंटिंग की मिस्टेक है, छापने में गड़बड़ हुई है। दूसरा, आप लोग बार बार पढ़ते हैं कि कलकत्ता भाबरू का, वो कलकत्ता भाबरू का अब लेख नहीं है। भाबरू में केवल कैंप लगाया भट्ट ने और अपनी डायरी में उसने भाबरू कैंप लिखा। आज तक हम उसको कलकत्ता भाबरू कहते आ रहे। क्यों कहेंगे हम कलकत्ता भाबरू? हमें पता है ये जो आप फोटो देख रहे हैं, इसके ठीक इधर पूर्व की तरफ एक चट्टान है, वहां से काट के ले गए हैं। तो हमें अब सुधार कर लेना चाहिए। वो लिखता है अपने नोट में भट्ट कि ये बीजेपी पहाड़ी से लाए हैं हम लोग, और इस स्थान को तय करता है कि इस प्रकार की चट्टान है जिसको तोपनुमा चट्टान हम कह रहे हैं, उसके ऊपर था, वहां से मैं काट के लाया हूँ। तो हमें इसको ठीक करना चाहिए। ये हमारी डायरियों में जो गलती होती है, आगे आने वाले समय में और गलतियां होंगी, बचना चाहिए। एक उदाहरण और दूंगा। आप लोग बयाना मुद्रा भंडार पढ़ते हैं। बयाना में कोई मुद्रा भंडार नहीं मिला। अगर वो मिला तो वो नगला शहर से मिला। हम नगला शहर को भूलते जा रहे हैं, बयाना को हाईलाइट करते जा रहे हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जब भी आप काम करें, मूल स्थान को पकड़िए, मूल पुरास्थल को पकड़िए, मूल व्यक्ति को पकड़िए, मूल चीज को पकड़िए। वास्तविकता सामने आनी चाहिए। बयाना बड़ा हो गया, नगला शहर छोटा हो गया, हमारे लिए गौण हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इतिहास के पुस्तकों को उठाइए, उसमें जो रिपोर्ट है उनको उठाइए, वहाँ नगला शहर लिखा हुआ है, तो हमें नगला शहर का पता होना चाहिए। बयाना तो उसकी एक तहसील है, उसका बड़ा एक क्षेत्र है, मान लिया, लेकिन मूल जगह जो है उसका भी हमें पता होना चाहिए। कल को कोई देखने जाए तो कहाँ जाएगा, बयाना में कहाँ ढूंढेगा? इसलिए हमें उस नगला शहर को याद करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए नाम को। ये विराटनगर में जो भीम डूंगरी से एक अशोक अभिलेख जो मिलता है, आज भले हम जब जाते हैं तो जंगल में आपको दिखाई दे रहा है। आज भले वो एकांत जगह में है, पहाड़ी के ऐसे तलहटी में जहाँ सुनसान है। ये अपने जमाने में जब अशोक ने लगवाया होगा तो निश्चित मान के चलिए ये मुख्य रास्ते के ऊपर था, क्योंकि जनता को निर्देशित किया गया है, आम आदमी को निर्देशित किया गया है इसमें। लेकिन सार समाज के भरोसे आज ये अनजान जगह में जाएगा। हमें देखना चाहिए कि ये अभिलेख यहाँ लगाया था, जंगल में तो लगाने से जंगल में कौन पड़ेगा? पशु जानवर पड़ेंगे भाई। ये आम रास्ते पे था, आज हमने वो रास्ते बंद कर दिया अतिक्रमण के नाम पे। बस्ती वहां से थोड़ी दूर हट के चली गई है, लेकिन जब हमने सर्वे किया तो ये आम रास्ते पे था। ये आपकी उसकी लिपि है। हम धीरे धीरे लिपियों को भी भूलते जा रहे हैं। आपको पैलेओलिथिक टूल्स अगर मिलते हैं, पुरापाषाण काल से संबंधित उपकरण मिलते हैं, तो इसी स्थिति में मिलेंगे, सरफेस के ऊपर मिलेंगे। आपको उनको निकालना है, जवाब बहुत कम मिलेगा आपको। इस प्रकार के टूल्स मिलते हैं। जब आप फील्ड में जाते हैं उससे पहले आपको अगर थोड़ा बहुत ज्ञान है कि किस प्रकार के उपकरण पुरापाषाण काल के होते हैं, किस प्रकार के मध्यपाषाण काल के होते हैं, और किस प्रकार की मृदपात्र परंपराएं होती हैं, अगर थोड़ा थोड़ा ज्ञान है हमारे पास में तो हम एकत्रित कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, साथियों को समझा सकते हैं। ये अलवर के पास में डडीकर की साइट है। आप बोल्डर्स को देखिए, किस प्रकार के बोल्डर हैं ग्रेनाइट के, जिनमें हमें चित्रण मिलता है, जिनसे हमें एक हाथी का अंकन मिला था। ये वहीं पे एक PGW साइट है जिसका डिपॉजिट है। इस प्रकार का आपको जमाव मिलेगा। आप देख सकते हैं कि प्राचीन बस्तियां किस स्थिति में मिलेंगी, आप समझ सकते हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आप पकड़ सकते हैं कि कौन सा काल होगा।
किस प्रकार के अवशेष हमें मिलते हैं। हड्डी आपको दिखाई दे रही है, इसमें आपको जो है PGW की पोटली जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये नीमका थाना के पास में एक आउटलाइन हमें मिली जो भट्टी से संबंधित है। एक प्रकार से ताम्र निष्कर्षण का ये स्थल है। ये खंडेला के पास में रामपुरा मोड़ से जो है पाषाण काल के उपकरण हमें इंस्टीट्यूट मिलते हैं। ये झुंझुनू के पास में रेतीले टीले पे रसोड़ा से हमें माइक्रोलिस मिले, वहाँ से पेंटिंग भी मिली है हमें। ये गणेश्वर में 2002 के बाद में डॉक्टर जीवन खरकवाल, डॉक्टर मुरारीलाल जी और हम लोगों ने मिलकर एक भट्टी को एक्सट्रैक्ट किया था, बाहर निकाला था। ऊपर से इस प्रकार भट्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए दोनों तरफ आप देख रहे हैं ये पत्थर लगे हुए हैं। उसके बीच में एक 70 सेंटीमीटर गहरी एक गोलाकार एक भट्टी है। ये देखिए आप उसका बाहर का जो दृश्य है वो इस प्रकार के एविडेंस हमें मिलते हैं। ये एक औजार है, मैं पत्ताराम जी को कहना चाहूँगा सर, ये एक औजार है जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये आर्कियोलॉजिस्ट का मुख्य औजार है, साथ में होता है हमारे। ये सुनारी का आर्कियोलॉजिकल माउंड है, आपका पुरातात्विक जमाव है, नदी के बीच में आधे से ज़्यादा कट चुका है और बहुत सारी संस्कृतियों को हमने इसमें संजो रखा है। इस प्रकार के माउंड मिलेंगे आपको। यहाँ से आपको जो है ब्लैक एंड रेड लेयर पोटली मिलती है, NBPW मिलता है, ब्लैक लेयर पोटली मिलती है, PGW मिलता है। ये कुछ बानगी हैं। हमें निचले स्तर से सर्वे में TC बैंगल्स मिले हैं, कुछ देवर मिले हैं सुनाली से ही। TC बैंगल संकेत करता है हड़प्पा संस्कृति से संपर्क हो, क्योंकि नीचे का जो लेवल है वो निश्चित रूप से गणेश्वर कल्चर का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपका जो है PGW से संबंधित पोस्टर्स हैं। मित्रों, अभी 2020 में मनरेगा के द्वारा बिंजासी में खुदाई चल रही है। हमारे पुरातात्विक जो पुरास्थल था उसको खोद के बाहर लगा दिया गया है और उसकी जगह एक तालाब बना दिया गया है। गणेश बेरवाल जी और हमने इसका सर्वे किया, विनीत और मेरे साथ में जो है बहुत सारे साथी थे। माउंट को उठा के फेंक दिया गया है, डिपॉजिट खत्म हो गया है और ये एक तालाब बन गया है। यहाँ से इस प्रकार के कॉपर बैंगल मिले हैं। ये डिस्क बीड हैं, गोल्ड के हैं, हड़प्पन कल्चर से संबंधित हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हड़प्पन ये वो चांदी का तार है जिसमें इन बीड्स को जो है पिरोया जाता था गले में माला के रूप में पहनने के लिए। करीब 38 सेंटीमीटर लंबा है। इस प्रकार के अभिलेख हमें बहुत सारे मिलते हैं। बिंजासी से हमें 12वीं 13वीं शताब्दी के 5-6 अभिलेख मिले हैं, जिनमें एक प्रकार से वीर स्टोन है। अब देखिए आपका जो इंस्क्रिप्शंस जो है, अभिलेख जो है, उनके साथ में क्या हो जा रहा है। ये वहीं पे पास में ही एक गांव है, बिंजासी के पास में ही एक लंबी चट्टान है जिसके ऊपर 13वीं शताब्दी का अभिलेख, लंबा चौड़ा अभिलेख है। लोगों ने इसको सती माता बना दिया है, चुंदड़ी उड़ो के इसको जो है चारों तरफ से ढक दिया है। अब इसकी पूजा अर्चना होने लग गई है। धीरे धीरे इसके ऊपर जो है लेप कर देंगे वो लोग और हमारी चीज़ें बदलती चली जाएंगी। आवश्यकता है आप जिस क्षेत्र में भी हैं उसमें काम करें और इन चीज़ों को चिन्हित करके इनको बचाने का प्रयास करें, इनको सुरक्षित इनको करने का प्रयास करें, इनके संरक्षण की बात करें हम लोग। इसके 100 मीटर दूरी पर एक मंदिर है। मंदिर के बाहर एक पत्थर के ऊपर कुबेर बना हुआ है जिसके ऊपर सिंदूर लगा के लोगों ने कह दिया कि तो हनुमान जी है, हनुमान जी के रूप में उसको आज पूज रहे हैं। उसके ऊपर भी जो है 9वीं शताब्दी का लेख है। हमारे धरोहर जो है वो धीरे धीरे अनजाने में जो है नष्ट हो रही है, उसको बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये गणेश बेरवाल जी जो है बिंजासी में जो अभिलेख मिले, सती स्टोन और वीर स्टोन हमें मिले हैं, उनकी फोटोग्राफी करते हुए हैं। मित्रों, अभी डीडवाना के पास में बालिया मारवाड़ी जगह है, वहाँ एक गांव से 2 किलोमीटर दूरी पर एक रेसला टीला है। वहाँ से हमें ये कॉपर बैंगल्स मिली हैं जो हड़प्पन सभ्यता में भी मिलती हैं, चाकोलिथिक एज में भी हमें मिलती हैं और
हमारे राजस्थान और उत्तर प्रदेश से संबंधित अगर बात करें तो बहुत सारी जगह हमें जो है कॉपर बॉक्स में भी मिल चुकी है। बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मैं चलते चलते आपसे दो बात कहना चाहूँगा कि नीमका थाना का जो क्षेत्र जो है, कोटपुतली का जो क्षेत्र है, हमने और गुरु जी ने मिलके बहुत सारे स्थानों को चिन्हित किया है जहाँ हमें हड़प्पा काल संस्कृति से संबंधित कुछ अवशेष मिलते हैं। विशेषकर से जो परफोरेटेड जार जो होता है उसकी जानकारी हमें मेनुकाबास, गलेश्वर, लादिया यहाँ से मिलती है। और राजस्थान के पुरातत्ववेत्ता कहते हैं कि उनकी एक रिपोर्ट है, उसमें बेवा को जो है हड़प्पन का परफोरेटेड जार के रूप में चिन्हित किया गया है। झुंझुनू में छावसरी है, इधर रेंजर्स के पास में एक गांव है रामपुरा दादिया। एक कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है। रामपुरा दादिया से जब पश्चिम की तरफ चलते हैं तो बिंजासी, और बिंजासी से 40 किलोमीटर आगे आपका बालिया मारवाड़। अब हमें आवश्यकता है कि जो काम हो चुका उसको पढ़ के आगे की रूपरेखा बनाएं, जैसे हमने बनाई गुरुजी ने और हमने मिलके। हमने कहा साहब वीएन मिश्रा साहब नागौर तक आए तो नागौर तक आए, नागौर की सीमा तक जो है हमें अवशेष मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से चूरू में मिलनी चाहिए। हमने 2-3 साल तक लगातार सर्वे किया, उसका परिणाम ये हुआ कि सुजानगढ़ में जो गोपालगढ़ की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से हमें पैलेलिथिक टूल्स मिले, इतने मिले कि आप गाड़ियों की गाड़ी हो गई। सानन से हमें मेजोलिथिक फ्लैग्स मिले और फ्लैग्स के साथ में पेंटिंग मिल गई है। हमें आवश्यकता है अभी इस क्षेत्र को खंगालने की, देखने की, एक एक स्थान को जो है बहुत ही गहराई के साथ में जो है निरीक्षण करने की। ये बूंदी का चित्र है। जज्बा होना चाहिए, हमें ऊर्जा मिलती है। इस उम्र में भी जो है गुरुजी, आप दोनों गुरुजी जो है बूंदी जिले में रॉक पेंटिंग साइट्स का जो है सर्वे करते हुए 2009 की फोटो है ये। देखिए इस प्रकार के बोल्डर्स होते हैं, चारों तरफ झाड़ियाँ होती हैं, उनके बीच घुस के किस प्रकार से एक आर्कियोलॉजिस्ट जो है अवशेष ढूंढने का काम करता है। ये बोल्डर देख लीजिए आप। नेक्स्ट में आप देखिए हमारे पास में थोड़ा सामान होता है, लेकिन हम यहाँ फोटोग्राफी कर रहे हैं। ये भी बूंदी जिले से संबंधित है। ये बूंदी जिले में भीमलत का वो क्षेत्र है जहाँ से हमें महत्वपूर्ण पेंटिंग मिलती है। मेरे साथ में के जी शर्मा जी, गुरु जी, मैं, ओम प्रकाश कुकी साहब, हमारे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के से ये इधर आर.एस. मिश्रा साहब। और ये पेंटिंग आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये बैलगाड़ी की पेंटिंग है, वहीं से पास से देखिए आप। लेक के अंदर घुसने के बाद में उस पेंटिंग की फोटोग्राफी कर रहे हैं। बहुत लगभग 1.5 फुट की दूरी केवल ऊंचाई है। उसमें चित्रकार ने कैसे चित्र बनाए वो हम कल्पना कर सकते हैं। जब हमें फोटोग्राफी करने में इतना जोर आ रहा है तो वो कैसे यहाँ तक पहुँचा होगा। ये आप चालकोलिथिक एज का एक चित्रण है, वहीं से आप देख रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए इस पुरुष के चेहरे के साथ में कितना आवरण बना है। हाथ में जो है फरसा है, दोनों आपस में पकड़ के झगड़ रहे हैं। ये भीमलत का चित्र है। शेर आक्रमण कर रहा है, सब ने हाथ ऊपर खड़े कर दिए हैं। ये भी वहीं का है, लाल रंग से बना हुआ है। ये एक शिकार का दृश्य देखिए आप लोग। धन्यवाद आप लोगों ने मुझे, दिनेश जी, पुनिया सर, सुरेंद्र जी, ट्विंकल मैम, आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, मेरे अनुभव जो है रखने का मौका दिया। मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सभी साथियों को जो है मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जी सर, आपके अगर कोई प्रश्न हो तो आप